मेरा नाम सबीना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। हमारे ख़ानदान में ज़ुबान को बहुत अहमियत दी जाती थी। अगर एक बार किसी को ज़बान दे दी तो फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हट सकते। मेरे बाप दादा का ज़िंदगी गुजारने का बस यही उसूल था। मेरा बचपन दादा के गाँव में ही गुजरा था और मेरे जन्म के बाद मेरा रिश्ता मेरे गांव के घर में कर दिया गया। दादा दादी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के रिश्ते में उतार चढ़ाव आने लगे, लेकिन दादा के कहने पर फिर भी सभी भाई मिलजुल कर रहते। जिस घर में मेरी बात पक्की हुई थी, उसी ताऊ ने दादा के गुजरने के बाद सभी भाइयों को मिलजुला कर रखा। फिर कुछ ऐसा हुआ, मेरे पिता की सरकारी जॉब का तबादला शहर में हो गया और हमें शहर में शिफ्ट होना पड़ा। मेरे ताऊ में हमें शहर में शिफ्ट होने की इजाज़त दे दी। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए शहर आ गए। एक भाई मुझसे बड़ा था और दूसरा भाई मुझसे छोटा। दो भाइयों की इकलौती बहन थी मैं। मेरे ताऊ और दो चाचाओं की फैमिली अभी गांव में ही घर में रहती। हम अक्सर स्कूल की छुट्टियों में ताऊ के बुलाने पर गांव में चले जाते। हम सारे कजन्स मिलकर वहाँ खूब मौज मस्ती करते। इस तरह घर वालों के दिलों में मोहब्बत कायम रहती थी। धीरे धीरे हम सब बच्चे बड़े होने लगे और स्कूल के बाद कॉलेज के दिन शुरू हो गए। मैं यही सोचती थी कि ताऊ और चाचाओं के बच्चे तो गांव में ही रहते होंगे, पता नहीं वह अपनी आगे की पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। लेकिन गांव में तो कोई कॉलेज था ही नहीं। वहाँ तो इंटर पास तक कोई बहुत ही अहमियत दी जाती थी। लेकिन शहर आकर हमारे तौर तरीके और हमारी सोच में बहुत बदलाव आ चुका था। मेरे पापा ने हम सब बहन भाइयों को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और हमें हर तरह की आज़ादी भी दे रखी थी, क्योंकि शहर का माहौल बहुत आज़ाद था। गांव में भी अब इंटरनेट की नई नई सहूलियत होना शुरू हो गई। वहाँ के लोगों ने अब मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इस तरह हम बिछड़े हुए कजन्स वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत करने लगे। मैं अक्सर ताऊ की लड़की के बहाने अरमान की खबर लेती रहती, जो कि अरमान की बहन थी। वह बता रही थी कि अरमान ताऊ जी से जिद करके आगे पढ़ने के लिए शहर में किसी हॉस्टल में रह रहा है। हम लड़कियां तो सिर्फ इंटर पास ही कर सकी और फिर हमें घर गृहस्थी में अम्मा ने डाल दिया। वह तो लड़के थे। अब सभी भाइयों को तो इजाज़त दे दी और हम तो बस घर के चूल्हे चौके तक ही रह गए। इतनी देर में चाचा का लड़का पीछे से आते ही कहने लगा, हमें तो पढ़ने का शौक़ नहीं है। इतना पढ़ने का भले हमें क्या ज़रूरत है। हमारे बाप दादा का इतना बड़ा कारोबार है, हम तो वही संभालेंगे। अरमान भाई तो बेवकूफ़ हैं, उन्हें ही यह सब पता नहीं कहाँ से इरादा उठा। इसके बाद मैं अपने कज़न से ताई और चाची जी की खैरियत पूछने लगी। मेरी कज़न्स के पास एक लंबी चौड़ी अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। मैंने पूछा, यह कौन है? उसने कहा, छोड़ो यार, यह एक दुखिया है। मैं बताने लगी कि 10 दिन में ही इसकी तलाक हो गई। यह बानो खाला है, सारा गांव इन्हीं इसी नाम से पुकारता है। वह बेचारी अपना दिल बहलाने आ जाती है। हमारे घर पर यह सारी चाचियों को पता नहीं कैसे कैसे किस्से सुनाकर उन्हें भी अपने साथ लगा लेती हैं। इतनी देर में वीडियो कॉल कट गई। शायद गांव में सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि यह बानो खाला इतनी ज़्यादा उम्र में उनकी शादी हुई और 10 दिन में ही उनकी तलाक कैसे हो गई। वैसे भी गांव में तो तलाकशुदा औरतों को बहुत कम इज्जत दी जाती। वह बेचारी पता नहीं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रही होगी। शाम को जब अब्बा खाना खा रहे थे, मैं गांव के बारे में ही बात कर रही थी। मैं उनको बता रही थी, महक ऐसे ऐसे बता रही थी कि अरमान ने ताऊ से इजाज़त लेकर शहर में पढ़ने गया है। अम्मी अब्बू कहने लगे कि शायद शादी तक वह लायक हो जाएगा। इससे मैं शर्मा गई और इसके बाद मुझे याद आया। मैंने अम्मा से कहा कि आप बानो खाला के बारे में जानते हैं? वह हैरानगी से कहने लगे, हमने तो आज तक यह नाम नहीं सुना। हो सकता है वह तुम्हारी चाची ताई की जान पहचान की होगी। क्या हुआ, सब खैर तो है, क्यों पूछ रही हो? तब मैंने अम्मा को उस बेचारी की सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर अम्मा अफसोस करने लगी। कहने लगी कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं था।
गांव में बानो खाला के हैरत अंगेज कारनामे मशहूर थे और गांव की औरतों पर बुरा वक्त आने वाला था। दिन यूं ही तेजी से गुजर रहे थे। अम्मा और अब्बू को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। ताऊ ने भी अब्बा को बार बार फ़ोन करके टोकना शुरू कर दिया कि अब हमें बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाए तो अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अरमान और तुम्हारी बेटी शबीना को शहर की हवा लग जाए और उनकी सोच में बदलाव होने लगे। अब्बा और अम्मी भी उनकी बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज ख़त्म होते ही हम उनकी शादी कर देंगे। अगली बार जब मैंने महक को कॉल की तो वह मुझे भाभी भाभी कहकर चिढ़ाने लगी और मुझसे खूब हंसी मजाक करने लगी। इतनी देर में मेरी बाकी कज़न्स भी मुझे भाभी भाभी कहने लगे। वीडियो कॉल में आज फिर मैंने बानो खाला को ताई और चाची के साथ बैठे हुए देखा। मैंने फिर महक से बानो खाला के हाल चाल के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि बानो खाला ने लोगों के तानों से तंग आकर दूसरा निकाह कर लिया, लेकिन वहाँ से भी उसे जल्दी ही तलाक मिल गया। अब वह बेचारी माँ और ताई चाची के साथ बातें करने आई है, पर न जाने लोग उसके दोनों पति के ही राज के बारे में बात कर रहे थे। जब मैं उनकी बातें सुनने गई तो वह चाचा चाची को कुछ बता रही थी। मैं कुछ सुन नहीं पाई। तभी अम्मी ने मुझे डांट लगा कर भगा दिया। मैं बड़ों की बातों में दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ? इससे पहले महक मुझे कुछ और बता पाती कि वीडियो कॉल कट गई नेटवर्क की वजह से। मेरा दिल बेचैन हो गया। पता नहीं आगे महक क्या बताने वाली थी, क्योंकि साफ साफ बात थी मुझे अपने ससुराल में इस बानो खाला की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बानो खाला पर कुछ शक सा होता। फिर मैं सोचती कि महक इंटर पास है, लेकिन बहुत समझदार और अक्लमंद है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वह खुद ही बानो खाला को अपने घर नहीं आने देती। फिलहाल इन बातों को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई थी और साथ में मुझे फ़िक्र हो रही थी कि पता नहीं शादी के बाद मैं गांव के उस पुराने घर में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। मेरी अम्मा ने मुझे समझाया कि तुम फिक्र ना करो, अरमान है ना, उसके पढ़ने लिखने और शहर में जाने के बाद उसकी सोच बदल गई है, वह तुम्हारा साथ देगा। मम्मी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली होने लगी और अगली बार जब मैंने महक को कॉल की तो मेरी नज़र ताती चाची ताई के साथ बैठी हुई बानो खाला पर पड़ी। मैंने गुस्से से मुँह बना कर कहा, यह फिर चली आई क्या? फिर से उन्हें तीसरी बार भी तलाक हो गई क्या? मैंने तो यह बात गुस्से में कह दी थी, लेकिन महक ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा कि बुरी बात, ऐसा किसी के बारे में नहीं कहते, और हाँ, इन्हें तीसरी बार भी तलाक हो गई है। मैं महक की बातें सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, अगर इससे रिश्ता निभाया नहीं जाता तो बार बार शादी क्यों कर रही है? मैं और महक इसी बारे में ही बातें कर रहे थे, मगर जब महक ने कहा, यह गांव में अकेली औरत ऐसी नहीं है, बल्कि इनके जैसी और भी औरतें हैं जिन्हें उनके पतियों ने उन्हें तलाक दे दी। मगर हैरत की बात है कि उन औरतों ने दूसरी शादी नहीं की। यह बानो खाला है जो बार बार शादियों के चक्कर में पड़ जाती है। खैर, हमें क्या, उसकी कोई मजबूरी होगी। ऐसे ही मैंने बात का जी कर अपने आदमी से भी किया। मैंने अब्बा से मुझे इस औरत को अपने ससुराल में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 60 दिनों के अंदर ही इसके 3 बार तलाक हो चुके हैं। मुझे यह दिखने में बहुत चालाक लगती है, मगर फिर भी चाची और ताई हर वक्त इसे अपने घर में बिठाए रखती हैं। हमें भी इस बात को लेकर हैरत अंगेज थी, लेकिन अब मैं कभी यह कहना था कि वहाँ महक है, बहुत समझदार है। अगर वह कोई औरत गलत बात करती तो उसे आने नहीं देती। खैर, तुम इन बातों की तरफ इतना ध्यान मत दो, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, और तुम्हारी शादी भी तो करनी है। अब मैं माँ की बात सुनते ही मुझे अरमान का ख्याल आया। हम तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिलों में रिश्ते की बात डाल ही हुई थी। उन दिनों मेरे और अरमान के एग्ज़ाम हो रहे थे। अरमान किसी दूसरे शहर में एग्ज़ाम दे रहा था और मैं यहाँ एग्ज़ाम देने में बिजी थी। उन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई जो बहुत ही कम बोलती थी। वह मेरे साथ ही एग्ज़ाम देने जाती। उसके अंदर मुझे डर और खौफ सा दिखा। वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी। वह हमारे मोहल्ले की ही लड़की थी, लेकिन पहले मेरी उससे मुलाकात नहीं होती थी, क्योंकि वह ज़्यादातर अपने घर पर ही रहती
और उसके घर वालों से हमारा कोई मेल जोल नहीं था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि यार तुम्हारी नज़र में कोई जॉब है। मैंने कहा क्या बात है यार, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं। क्या पता तुम्हारी परेशानी में मदद कर पाऊँ। और तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पापा का तो अपना कारोबार है। मेरी बात सुनकर वह बेचारी रो पड़ी और बोली, कौन से पापा और कौन सा कारोबार, यह मेरे मामू का घर है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वह कहने लगी कि मैं अपने मामू के साथ यहाँ रहती हूँ। बचपन से ही मेरे माँ बाप गुजर गए तो मजबूरन मामू को मेरे सर पर हाथ रखना पड़ा और वह मुझे यहाँ ले आए। उस समय मामू को कोई औलाद नहीं थी। मेरे आने से मामू के घर 2 बेटियाँ हुई। कहते हैं ना, सगा तो सगा ही होता है। मामू अपनी बेटियों पर जान छिड़कते थे और मुझे बोझ समझते थे। 4 लोगों के सामने महान बनने के लिए वह मुझे पढ़ा रहे थे। इससे मामी हमेशा मुझे गालियां देती रहती। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। वह कहती हैं कि कहीं भी जॉब करो लेकिन अपना खर्चा खुद उठाओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सब कहते ही सदफ की आंखों में आंसू आ गई। मैंने कहा कि ज़रूर, यदि मेरी नज़र में कोई जॉब आई तो मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगी। इस तरह सदफ और मेरे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। वह कॉलेज के बहाने मुझसे मिलने आ जाया करती थी। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और गांव में और शहर में दोनों जगह ही मेरी और अरमान की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरमान भी पढ़ लिख कर और एक काबिल इंसान बनकर गाँव लौट चुका था। अब मुझे उसकी दुल्हन बनकर गांव जाना था। उधर मेरे और महक के बीच वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो चुका था। महक ने मुझे डरा रखा था कि गांव में बानो खाला ने पता नहीं आदमियों के ऐसे कौन से 5 राज खोल कर रखे हैं कि औरतें अपने पतियों से तलाक ले रही हैं और अब तक गांव में न जाने कितनी औरतों के तलाक हो चुके हैं। मेरे दिमाग में तो यही ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं अरमान में भी कोई राज छुपा हो। अगर मुझे शादी के बाद उसके किसी राज का पता चल गया तो क्या हमारी दरमियान भी तलाक की नौबत आ जाएगी। यह सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इसी वक्त सदफ आई। उसने मुझसे कहा कि तुम परेशान क्यों हो, तो मैंने उसे गांव के बारे में सभी बातें बताई। उससे कहा कि तुम इन मामलों से दूर रहो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और अपनी शादी की तैयारियों में ध्यान दो। मैं तुम्हें शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी क्योंकि तुम्हारी शादी गांव में हो रही है और मामू मुझे कभी भी गांव जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर शायद किस्मत में लिखा होगा तो मैं कभी गांव आऊँगी तो उस बानो खाला को नहीं छोड़ूंगी। सदफ की मजाकिया बातों को सुनकर मुझे हंसी आने लगी। सदफ को जब से मेरे भाई के द्वारा जॉब मिली थी वह बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे तो सदफ अपने भाई के लिए बहुत पसंद थी। मेरे अम्मी अब्बू को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। हमारी शादी गांव में ही होने वाली थी क्योंकि सभी रिश्तेदार हमारे गांव में ही रहते थे। मेरे कज़न्स शादी की तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। अरमान ने और मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजा रखे थे और फिर शादी की सारी रस्में धूमधाम से हुई और अरमान मुझे विदा करके अपने घर ले गया। घर में सभी बहुत खुश थे लेकिन मेरी दोनों चाचियों का रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह पूरी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बस खुश होने का दिखावा कर रही थी। लेकिन मैंने उनके चेहरे पढ़ लिए थे। अब मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। चाचा और चाचियों के बच्चों में बहुत झगड़ा रहता था। मुझे उनके झगड़ों की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन हमारे घर के आंगन में ताई के साथ कोई बैठा था। मैंने सोचा कि उनकी जान पहचान की कोई आई है, इसलिए मैंने चाय नाश्ते का प्रबंध किया और मैं चाय लेने देने जा रही थी तभी महक ने मुझे कहा कि कहाँ चल पड़ी सब लेकर। मैंने कहा कि ताई की कोई खास मेहमान आई है, तो महक ने मुझे हंसकर कहा कि तुम्हें पता भी कौन आई है। यह सुनकर मैंने कहा कि कौन आई है। वह कहने लगी तुम्हारी बहुत पुरानी दुश्मन आई है। मैंने बानो खाला को सिर्फ दूर से ही देखा था। वह पहले तो देखने में बहुत शातिर और चालाक लगती थी। वह मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगी, बहू तो बहुत खूबसूरत है। मेरा तो दिल जोर से धड़कने लगा और फिर मैं किचन में आ गई। महक ने मुझसे कहा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, वह तुम्हें थोड़ा खा थोड़ी ना जाएगी। मैं महक की एक और बात से बहुत बेचैन थी। वह कह रही थी कि हर तीसरे घर में रोज़ तलाक हो जाती है। बानो खाला पता नहीं मर्दों का ऐसा कौन सा राज जानती है जिसके चक्कर में औरतों का तलाक हो जाता है।
मैं किचन से अपना काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अचानक मेरी नज़र चाची के कमरे पर पड़ी। चाची के कमरे में अंदर बानो खाला थी और वह छुपकर दोनों कुछ बातें कर रही थी। मैं डर के मारे वहां से निकल गई और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन ही चाची ने पूरे घर में हंगामा कर रखा था और वह अपने पति से तलाक मांगने लगी। यह सब सुनकर तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि छोटे मोटे झगड़ों की वजह से तलाक तक नौबत आ गई। चाची ने बताया कि चाचा का किसी और लड़की से चक्कर है। उनका यह राज खुल चुका है। उन्हें अब मुझे हर हाल में छोड़ना ही है। यह सब सुनकर सब लोग चाचा को सवालिया नज़रों से देखने लगे, लेकिन चाचा तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। वह कह रहे थे कि यह औरत झूठ बोल रही है, शायद यह पागल हो गई है। क्या इस उम्र में यह सब करूँगा? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने यह सब नहीं किया। लेकिन मेरी चाची तो गुस्से में पागल थी। वह अपना सामान पैक करके अपने मायके चली गई। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। मैं और महक एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि हम जानते थे कि यह किसकी वजह से हो रहा है। फिर कुछ दिनों बाद दूसरी चाची ने भी घर में हंगामा किया और कहने लगी कि तुम्हारे चाचा धोखेबाज और फरेबी इंसान है। इसने मेरी सारी मायके वाली ज्वेलरी बेच दी और यह चोरी डकैती भी करता है। मैं उनके साथ नहीं रह सकती। इसी तरह दूसरी चाची ने भी घर छोड़ दिया। मैं यह सोचकर बहुत डरी थी कि पता नहीं हमारे घर में यह सब क्या हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई थी, दोनों चाचियों के जाने के पीछे जरूर बानो खालों का ही हाथ है। जाने से पहले वही उनसे बातें कर रही थी। मेरी दोनों चाचियां तलाक मांग रही थी, लेकिन मेरे चाचाओं ने मना कर दिया। कहने लगे कि कुछ दिनों में उनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। फिर एक दिन मुझे सदफ की याद आई। मैंने सदफ के पास फ़ोन किया। उसने ससुराल में सब खैरियत के बारे में पूछा। मैंने उसे घर के हालात के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बानो खाला के बारे में भी बताया। तभी बानो खाला की आवाज़ आई। सदफ ने मुझसे कहा कि तुम बानो खाला के मुझसे ज़रूर मिलवाना। मैंने सोचा कि बानो खाला फिर से कोई फसाद करने हमारे घर पहुंच गई। मैंने उसकी तस्वीर खींचकर सदफ के पास भेज दी, लेकिन मुझे क्या मालूम था ऐसा करने से मुझ पर क़यामत आन पड़ेगी। उसके बाद मैं सदफ को कई बार कॉल की, उसने मेरी कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने अम्मी से भी कहा कि सदफ मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, तो अम्मी ने कहा कि सदफ यहाँ मामू के घर पर भी नहीं है। इधर बानो खाला को अपना शिकार मिल चुका था। वह मुझसे बहुत बातें करने लगी। अब मुझे भी वह अच्छी लगने लगी थी। वह बेचारी दुखों की मारी थी। वह 5 बार तलाक ले चुकी थी। उसने जब जब मुझे दुखों के किस्से सुनाए तो मुझे वह बेकसूर लगने लगी और सारा कसूर मुझे मर्द जात का ही लगने लगा। गाँव के अमीर लोग बहुत ही कड़क और बेकिरदार होते हैं। वह अच्छे नहीं होते। अपनी पत्नियों को बहलाते फुसलाते हैं और कहीं दूसरी औरतों के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हैं। उन दिनों मेरी और अरमान की भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। हमारे दरमियान भी दूरियां बढ़ने लगी। फिर पता नहीं क्यों मुझे अरमान पर शक होने लगा। वह रात को फ़ोन पर छुप छुप कर दूसरी औरतों से बातें करता था और फिर मुझे लगने लगा कि वह भी गांव के मर्दों के जैसा ही है। आखिर वह भी तो गांव के बड़े जमींदार का बेटा है। ताऊ ने तो बरसों पहले ताई से बेवफाई की थी, लेकिन उस वक्त दादा ने संभाल लिया और ताऊ को अपनी गलती का एहसास करवा कर मामला संभाल लिया। दूसरी तरफ हमारे घर में चाचाओं ने भी चाचियों के साथ धोखा किया है। बानो खाला अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। उनके साथ भी उनके पतियों ने ऐसे ही धोखा किया है। मेरे और अरमान के दरमियान भी शक की वजह से झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब मेरे मन में भी तलाक की तमन्ना जाग गई। उन्हीं दिनों अम्मी अब्बा के साथ हमारे सदफ भी हमारे घर आ गई। मैं उन दोनों तीनों को देखकर बहुत खुश हुई। मैं अम्मी के गले लगकर रोने लगी और अरमान की शिकायतें करने लगी। तभी अम्मी अब्बा ने कहा कि हम तुम्हारे ताऊ और ताई जी के कहने पर तुमसे मिलने आए हैं। सदफ का अब सब्र जवाब दे चुका था। वह मेरे गले लगकर कहने लगी कि बानो खाला और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। लेकिन उसने तो बताया था कि उसकी मम्मी पापा मर चुके हैं। तो सदफ ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ जिंदा है, लेकिन जब तुमने बानो खाला की तस्वीर मेरे फ़ोन में भेजी तो मैंने उन्हें पहचान लिया।
मैं अपने मामू से पूछताछ की तो मुझे पता चला कि मेरी माँ जिंदा है। मैंने मामा और मेरी माँ दोनों सगे भाई बहन नहीं थे। मेरे नाना नानी ने सारी जायदाद मेरी माँ के नाम कर रखी थी। जब मेरी माँ ने भाग कर शादी की तो किस्मत के हाथों उन्हें धोखा मिला। वह लड़का उन्हें तन्हा छोड़कर चला गया। वह माँ की सारी दौलत भी ले गया, जिस कारण माँ का दिमाग हिल गया और अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। इसी तरह मेरी पैदाइश पर मुझे मेरे मामा और मामी अपने घर ले गए और मेरी माँ को पागलखाने में छोड़ दिया। इसके बाद सदफ की माँ का पागलखाने से फरार हुई और वह इस गांव तक पहुंच गई। जब उसने गांव जाकर शादी की तो शुरू में तो वह बहुत खुश थे, लेकिन जब उसे दौरे पड़ने लगे तो उसका पति उसे तलाक देता, इसलिए उसके बार बार तलाक होते गए। उसके बाद मर्दों के बारे में जैसी तस्वीर उसके दिमाग में बनती गई, जिसे बताकर वह गांव की और भी औरतों को भड़काने लगी और गांव की औरतें उसकी बातों में आकर अपने पति से तलाक लेने लगी। लेकिन हर मर्द एक जैसे नहीं होते। हमारे चाचा और अरमान ने अपनी पत्नियों को माफ़ कर दिया और फिर खुशी खुशी हम सब एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।